नमस्कार। आज का विषय है साबुन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साबुन के निर्माण, उसके रासायनिक सूत्र, उसकी रासायनिक अभिक्रिया और साबुन की विशेषता और उपयोग के बारे में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिससे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं, पर उससे पहले साबुन के बारे में आप सभी जानते हैं, यूज़ भी करते हैं, देखने में भी अच्छी होती है, पर सोचा होगा कि ये बनती कैसे है, किन पदार्थों से बनती है। अलग अलग साबुनों में स्मेल यानी खुशबू भी अलग अलग होती है, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साबुन होती क्या है उसके बारे में। देखिए, साबुन हाइड्रोकार्बन, हमने पहले भी पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये भी यानी कि साबुन भी हाइड्रोकार्बन के उच्च वसीय अम्लों जैसे कि पोमेटिक, स्टेरिक, ओलिक इत्यादि के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। दोबारा सुने, ये हाइड्रोकार्बन के उच्च वसीय अम्लों जैसे कि पोमेटिक, स्टेरिक, ओलिक अम्ल आदि के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों का मतलब यहाँ ये होगा कि श्रृंखला जो है वो कार्बन की अधिक होगी, अर्थात कार्बन की संख्या 17-18 तक चली जाती है। तो ये उच्च वसीय अम्लों का मतलब है कि ये जो अम्ल हैं वो हमें वसा यानी कि जंतुओं और पेड़ पौधों वनस्पति से प्राप्त होते हैं। रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं साबुन के बाद। तो साबुन का रासायनिक सूत्र जो होता है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, RCOONA या RCOOK। देखिए, R का मतलब है एल्किल समूह है। इसके अलावा COO जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक पहचान है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और उसके बाद Na यानी कि सोडियम और दूसरे सूत्र में K यानी कि पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण भी लिखा है, सोडियम स्टीरेट यानी कि एक प्रकार का साबुन ही होता है सोडियम स्टीरेट, जिसका सूत्र है C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट। तो साबुन के सूत्र। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, यानी किन पदार्थों को किससे अभिक्रिया करवाई जाए ताकि साबुन का निर्माण हो। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुने, नोट करें, याद करें, समझें। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, उच्च वसा अम्ल। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, उसमें से एक उदाहरण हमने यहाँ लिया ग्लिसरॉइड का। तो उच्च वसा अम्ल को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रैकेट में लिखा है AQ यानी कि एक्वा के जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो ग्लिसरॉल तथा सोडियम लवण यानी कि साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण क्रिया कहते हैं, अर्थात साबुन के निर्माण की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसमें उच्च वसा अम्ल को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो उससे ग्लिसरॉल और सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया या इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में इसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ग्लिसरॉइड का सूत्र लिखा है CH2OCO C17H35, इसी तरह इनके 3 अणु, तथा इसी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड 3NaOH का जलीय विलयन एक्वा यानी कि जलीय विलयन के साथ यदि इनकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये CH2OH, CHOH और CH2OH यानी कि ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और साथ में साबुन C17H35COONA जो कि सोडियम स्टीरेट का उदाहरण है, साबुन है एक प्रकार का, तो वो हमें प्राप्त होता है। देखिए, इससे शुद्ध साबुन को अलग कैसे करते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड से यानी क्लोरीन मिलाते हैं इससे, जिससे साबुन को अलग किया जा सकता है।
ये जो साबुन का सूत्र है C17H35COONA, ये कच्चा माल यानी कच्चा पदार्थ होता है जिसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। इसके रूप में इसमें इसे पारदर्शी बनाने के लिए इसमें ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। स्मेल के लिए अलग एसेंस लगाए जाते हैं जिससे ये और अलग रूप के रूप में हमें प्राप्त हो। तो ये थे साबुन का रासायनिक सूत्र, उसका निर्माण, उसकी रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं साबुन के गुण और साबुन के विशेषताओं की। चलिए बात करते हैं साबुन के कार्य और गुणों की। देखिए, साबुन मृदु जल में झाग देती है, यानी कि मृदु जल में ही क्रिया करती है, कठोर जल में नहीं करती। जिसका कारण भी मैंने लिखा है, ध्यान से सुने। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो साबुन में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम के लवणों को विक्षेपित करके अघुलनशील लवण बना लेते हैं। जो साबुन जल के साथ अघुलनशील हो जाती है तो वो झाग नहीं देती, अर्थात क्रिया नहीं करती। यही कारण है कि साबुन जो है वो मृदु जल में झाग देती है जबकि कठोर जल में झाग नहीं देती। देखिए दूसरा, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन मिलाते हैं। साबुन को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ साबुनें ऐसी आती है जो ज़्यादा पारदर्शी हो तो उसमें ग्लिसरीन मिला होता है। तो याद रखें, पारदर्शी बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। तीसरा पॉइंट यानी तीसरा कार्य या गुण है इसका साबुन का, पोटेशियम लवण युक्त साबुन अधिक झाग देती है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों की यदि तुलना की जाए तो पोटेशियम लवण युक्त साबुन जो है वो अधिक झाग देती है। इसलिए इसका उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम आदि बनाने में किया जाता है। अधिक झाग देने के कारण इसका उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। चौथा पॉइंट, केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों वाले साबुन ही जल में विलय होते हैं। यानी कि वही साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण वाले होते हैं वही जल में घुलनशील होते हैं और जल के साथ क्रिया करके झाग बनाते हैं। अर्थात केवल उच्च वसीय अम्लों वाले, श्रृंखला वाले या श्रेणी वाले हाइड्रोकार्बन युक्त पोटेशियम और सोडियम लवण। तो ये थे साबुन के कार्य और गुण के बारे में। दोबारा रिपीट कर देते हैं तुरंत ताकि याद रह जाए आपको। साबुन मृदु जल में झाग देती है, कठोर जल में नहीं देती। दूसरा है, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। तीसरा है, पोटेशियम लवण युक्त साबुन अधिक झाग देती है, इसलिए इसका उपयोग शैम्पू और शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। और चौथा, केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण वाले साबुन ही जल में घुलनशील यानी कि विलय होते हैं। ये था हमारा आज का विषय साबुन। इस वीडियो में आपने पढ़ा साबुन, उसको बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया, उसका रासायनिक सूत्र, साबुन के कार्य और विशेषता यानी कि गुण। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझें, पढ़ें और जो ये खाली टाइम पड़ा है उसका उपयोग करें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।